तो आज इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रोमन साम्राज्य की। एक ऐसा नाम, एक ऐसी शक्ति जो इतिहास में बहुत गहराई तक फैली हुई है। 3 महाद्वीपों पर राज और पश्चिमी दुनिया पर एक गहरी छाप। हाँ बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमारे पास स्रोत भी काफ़ी हैं। जैसे उस समय के इतिहासकार थे टैसिटस, प्लिनी, उनकी बातें हैं। फिर पत्थर और पेपायरस पर मिले दस्तावेज हैं, और ज़ाहिर है खुदाई में मिली इमारतें, सिक्के, बर्तन, वो सब कुछ। तो आज का हमारा इरादा है इस विशाल साम्राज्य की परतें खोलना। ये काम कैसे करता था, इसकी राजनीतिक ताकत का राज क्या था, समाज में क्या चल रहा था, ऊंच नीच कैसी थी, अर्थव्यवस्था, और हाँ, वो क्या बातें थीं जिन्होंने इसे इतना ऊपर पहुंचाया और फिर इसके पतन का कारण बनी। हाँ, तो चलिए इन स्रोतों से कुछ ज़रूरी और दिलचस्प बातें निकालते हैं। बिल्कुल। शुरुआत कहाँ से करें? शायद इसके फैलाव से। कितना बड़ा था ये साम्राज्य? हाँ सही। देखिए, रोमन साम्राज्य का दिल था भूमध्य सागर। वो इसे मारे नोस्ट्रुम कहते थे, मतलब हमारा सागर। अच्छा, हमारा सागर। हाँ, पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक इस पूरे सागर पर उनका कब्जा था। और जमीनी सीमाएं वो कहाँ तक थीं? उत्तर की तरफ जाएं तो राइन और डेन्यूब नदियां थीं, वो एक तरह से प्राकृतिक सीमा बन गईं। और दक्षिण में सहारा का रेगिस्तान। तो आप सोचिए, यूरोप का एक बड़ा हिस्सा, उत्तरी अफ्रीका का किनारा और पश्चिम एशिया का भी काफी महत्वपूर्ण भाग, सब इनके पास था। ये तो वाकई बहुत ही विशाल है। इतने बड़े और अलग-अलग तरह के इलाके को संभालना कमाल है। हाँ, चुनौती तो बहुत बड़ी रही होगी। वैसे इनके कोई बड़े प्रतिद्वंद्वी भी थे, जिनसे लगातार टक्कर चलती रहती हो? अरे हाँ बिल्कुल। पूर्व में ईरानी साम्राज्य हमेशा एक बड़ी चुनौती। पहले पार्थियन थे, फिर उनके बाद ससानियन आए, जो शायद और भी ज्यादा ताकतवर थे। अच्छा। तो इन दोनों के बीच लगातार लड़ाइयां चलती थीं। फरात नदी जो है वो अक्सर एक तरह की तनाव वाली सीमा बनी रहती थी। एक मजेदार बात बताऊं, चीनी लोग इन्हें ताचीन कहते थे। ताचिन। उसका मतलब? बड़ा चिन। शायद उनकी ताकत और व्यवस्था देखकर वो ऐसा सोचते होंगे। दिलचस्प। अच्छा, तो ये इतना बड़ा साम्राज्य जाहिर है हमेशा एक जैसा नहीं रहा होगा। इसके अलग अलग दौर कैसे थे? राजनीतिक ढांचा कैसे बदला? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। समझने के लिए हम इसे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है प्रारंभिक साम्राज्य, जो मान लीजिए लगभग 27 ईसा पूर्व से 3री शताब्दी तक चला। ठीक है। और फिर है परवर्ती साम्राज्य, जो उसके बाद का समय है। और इन दोनों के बीच में वो 3री शताब्दी एक बड़े संकट का दौर था। ओके। तो पहले प्रारंभिक साम्राज्य की बात करते हैं। शुरुआत ऑगस्टस से हुई 27 ईसा पूर्व में। उसने प्रिंसिपेट नाम की व्यवस्था शुरू की। हाँ, प्रिंसिपेट। कहने को तो वो अकेला शासक था, पर वो खुद को प्रिंसप्स कहता था, प्रमुख नागरिक, तानाशाह नहीं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये असल में एक बहुत चालाकी भरा कदम था। ऑगस्टस दिखाना चाहता था कि वो सीनेट का सम्मान करता है। सीनेट, जो रिपब्लिक के जमाने में रोम की सबसे ताकतवर संस्था थी, जिसमें सारे अमीर लोग थे, उसका रुतबा ऑगस्टस ने बनाए रखा, कम से कम दिखावे के लिए। अच्छा। और हाँ, अक्सर सम्राट कितने कामयाब माने जाते थे, ये इस बात पर भी निर्भर करता था कि उनका सीनेट के साथ बर्ताव कैसा है। तो सत्ता के 3 मुख्य खिलाड़ी हो गए, सम्राट, ये अमीर सीनेट वाले लोग, और सेना। सेना का क्या रोल था? बिल्कुल सही। और सेना का रोल बहुत ही ज्यादा अहम था। ये कोई ऐसी वैसी सेना नहीं थी, पेशेवर थी। सैनिकों को बाकायदा तनख्वाह मिलती थी। अच्छा। कम से कम 25 साल की नौकरी करनी पड़ती थी। और चौथी सदी आते आते इसमें करीब 6 लाख सैनिक थे। आप सोचिए, पूरे साम्राज्य की सबसे बड़ी संगठित ताकत। 6 लाख? बाप रे। हाँ। और इतनी ताकतवर कि वो ये तय कर सकती थी कि अगला सम्राट कौन बनेगा, कौन नहीं। सीनेट भी सेना से डरती थी। असल में तो ये किंग मेकर थे। तो फिर सम्राट का चुनाव कैसे होता था? क्या हमेशा बेटा ही राजा बनता था? ज्यादातर तो यही होता था। उत्तराधिकार परिवार के आधार पर ही था, या तो अपना बेटा या फिर गोद लिया हुआ बेटा। जैसे ऑगस्टस के बाद टिबेरियस आया, वो उसका गोद लिया बेटा था। और अच्छी बात यह थी कि पहली 2 सदियों में 1 साल को छोड़कर, वो 69 ईस्वी वाला साल, जब 1 साल में 4 सम्राट बदल गए, ज्यादातर शांति ही रही। गृह युद्ध कम हुए। क्या साम्राज्य लगातार फैलता ही गया ऑगस्टस के बाद भी? नहीं, ऑगस्टस के बाद बड़े पैमाने पर विस्तार रुक सा गया था। ऐसा लगता है कि साम्राज्य अपनी प्राकृतिक या व्यवहारिक सीमाओं तक पहुंच गया था। एक कोशिश सम्राट ट्राइजन ने की थी 113-17 ईस्वी में।
पूर्व में कुछ इलाके जीतने की, पर वो लंबे समय तक टिक नहीं पाई। अच्छा। हाँ, लेकिन जो छोटे-मोटे राज्य उनके अधीन थे, उन्हें धीरे-धीरे सीधे रोमन प्रांतों में शामिल कर लिया गया। लेकिन फिर आपने वो तीसरी शताब्दी के संकट का जिक्र किया था। हम्म। वो क्या था? क्या हुआ उस समय? हाँ, वो एक बहुत ही मुश्किल दौर था। लगभग 230 ईस्वी के बाद शुरू हुआ। ऐसा लगा जैसे साम्राज्य पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं, एक साथ। हर तरफ से? मतलब पूर्व में देखिए, ईरान में ससानियन वंश आ गया था 225 ईस्वी में। ये पहले वालों से कहीं ज्यादा आक्रामक थे। उनके एक राजा थे, शापुर प्रथम। उन्होंने तो दावा किया कि उन्होंने 60,000 रोमन सैनिकों को हराया और एंटियोक जैसे बड़े शहर पर कब्जा कर लिया। 60,000? ये तो बहुत बड़ी हार हुई होगी। और दूसरी सीमाओं पे? वहां भी मुसीबतें थीं। उत्तर से जर्मनिक कबीले थे, अलामानी, फ्रैंक्स, गोत्स। ये राइन और डेन्यूब नदियों वाली सीमाओं पर लगातार हमले कर रहे थे। लगभग 233 से 280 ईस्वी तक ये सिलसिला चला। हालत बहुत खराब हो गई होगी फिर तो। बहुत ज्यादा। रोमनों को डेन्यूब नदी के पार का एक बड़ा इलाका खाली करना पड़ा। और अंदरूनी हालत देखिए, 47 साल में 25 सम्राट बदल गए। क्या कह रहे? 47 साल में 25 सम्राट? हाँ, ये दिखाता है कि अंदर से व्यवस्था कितनी ज्यादा चरमरा गई थी। इसी उथल-पुथल के बाद फिर वो परवर्ती साम्राज्य का दौर आया होगा, जिसमें कुछ सुधार की कोशिशें हुई होंगी। बिल्कुल। हाँ। डायोक्लिशियन और कॉन्स्टेंटाइन जैसे सम्राट आए, जिन्होंने साम्राज्य को संभालने और पटरी पर लाने के लिए कई बड़े सुधार किए। हालांकि अंत में पश्चिमी हिस्सा तो टूट गया, लेकिन पूर्वी हिस्सा उस सदियों तक कायम रहा। पर उस पर बाद में आएंगे। पहले ये समझना जरूरी है कि इतना बड़ा साम्राज्य, इतने सारे लोग, इसका प्रशासन चलता कैसे था आखिर? हाँ, ये सवाल तो मेरे मन में भी था। दूसरी सदी में स्कॉटलैंड से आर्मेनिया, सहारा से फुरात तक, और आबादी करीब 6 करोड़। ये सब संभाला कैसे जाता था? इसका जवाब है शहर। शहर? हाँ, शहर। भूमध्य सागर के जो बड़े शहर थे ना, कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक, ये सिर्फ व्यापार के अड्डे नहीं थे, ये शाही प्रशासन की रीढ़ थी। अच्छा, कैसे? इन्हीं शहरों के जरिए सरकार दूर दराज के गांव देहात से टैक्स वसूलती थी, क्योंकि असल दौलत तो वहीं पैदा होती थी, खेती से। तो मतलब जो स्थानीय अमीर लोग थे, उनका साथ बहुत जरूरी था। निश्चित रूप से रोमन सिस्टम काफी हद तक स्थानीय अमीरों पर टिका था। वही अपनी इलाकों का प्रशासन चलाते थे, टैक्स इकट्ठा करते थे और रोम भेजते थे। और यहीं एक और दिलचस्प बदलाव दिखता है। वो क्या? धीरे धीरे सत्ता का केंद्र इटली से खिसकने लगा, वो प्रांतों की तरफ जाने लगा। दूसरी और तीसरी सदी आते आते सेना में, प्रशासन में प्रांतों से आए लोगों का दबदबा बढ़ने लगा। एक सम्राट थे गैलियनस, उन्होंने तो सेनेटरों को सेना की कमान से ही बाहर कर दिया। अरे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलाके पहले जीते गए थे, अब वहीं के लोग साम्राज्य चलाने में अहम हो गए। बिल्कुल। जैसे जैसे रोमन नागरिकता प्रांतों में फैली, उनकी भागीदारी बढ़ी। और इसका एक नतीजा ये भी हुआ कि इटली का जो दबदबा था, राजनीतिक और आर्थिक, वो धीरे धीरे कम होता गया। वैसे रोमन नजरिए से शहर का मतलब क्या था? सिर्फ एक बसावट? नहीं, सिर्फ बसावट नहीं। शहर एक प्रशासनिक इकाई थी। उसके अपने मजिस्ट्रेट होते थे, अपनी नगर परिषद होती थी, और उसके अधीन कई गांव भी आते थे। शहरों में रहने के कुछ फायदे भी होते होंगे। हाँ, कुछ फायदे तो थे। जैसे अकाल पड़ जाए तो सरकारी गोदामों से अनाज मिलने की उम्मीद रहती थी। मनोरंजन के साधन थे। एक कैलेंडर मिला है, उसमें लिखा है कि साल में 176 दिन सर्कस या थिएटर में शो होते थे। 176 दिन? मतलब लगभग आधे साल। हाँ, और सार्वजनिक स्नानघर, पब्लिक बाथ्स, वो तो रोमन शहरी जीवन का एक जरूरी हिस्सा थे। लेकिन क्या शहर सिर्फ अच्छी ही चीजें देते थे? मैंने कहीं पढ़ा था डॉक्टर गैलन ने कुछ अलग कहा है। हाँ, डॉक्टर गैलन की बातें हमें सिक्के का दूसरा पहलू दिखाती हैं। वो लिखते हैं कि कैसे शहर वाले फसल कटते ही सारा अच्छा अनाज अपने लिए जमा कर लेते थे, और गांव के किसानों के पास खाने को बस घटिया किस्म का अनाज बचता था, जिससे उनकी सेहत खराब होती थी। ओह, तो ये शहर और गांव के बीच एक तरह का शोषण भी था। बिल्कुल, ये एक तनाव था जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, पर यह समझना जरूरी है। सही बात है। अब थोड़ा समाज की तरफ चलते हैं। परिवार कैसा होता था? आजकल जैसा? ज्यादातर एकल परिवार ही था, मतलब न्यूक्लियर फैमिली। बेटे बड़े होकर शादी के बाद आमतौर पर माँ बाप के साथ नहीं रहते थे, अपना अलग घर बसाते थे। और दास, क्या वो परिवार का हिस्सा माने जाते थे? हाँ, दिलचस्प बात है कि उन्हें परिवार का हिस्सा ही माना जाता था, हालांकि उनकी हैसियत जाहिर है बिल्कुल अलग थी।
और महिलाओं की स्थिति। मैंने सुना है रोमन कानून में महिलाओं को कुछ ऐसे अधिकार थे जो जमाने में कहीं और नहीं थे। ये सच है? हाँ, ये बात काफी हद तक सही है, पर थोड़ी पेचीदा भी है। देखिए, एक आम तरह की शादी होती थी जिसमें पत्नी जो है वो अपने पिता की संपत्ति की वारिस बनी रहती थी। उस पर उसका पूरा कानूनी हक होता था। अच्छा, पति का हक नहीं होता था उस पे? नहीं, वो पति की संपत्ति का हिस्सा नहीं बनती थी। संपत्ति रखने, उसे संभालने, बेचने, इन सब मामलों में उनके कानूनी अधिकार काफी मजबूत थे। दहेज शादी के समय पति को मिलता था, पर पत्नी की अपनी निजी संपत्ति अलग रहती थी। और तलाक? तलाक लेना भी तुलनात्मक रूप से आसान था। पति या पत्नी दोनों में से कोई भी पहल कर सकता था रिश्ता खत्म करने की। ये तो सुनने में बहुत ही आधुनिक लग रहा है। लेकिन क्या असलियत में भी ऐसा ही था? मतलब समाज में भी यही होता था? यहीं पर थोड़ी मुश्किल है। देखिए, कानून एक बात है और समाज का चलन दूसरी। मर्दों की शादी काफी देर से होती थी, मान लीजिए 20 के आखिर में या 30 की शुरुआत में, जबकि लड़कियों की शादी बहुत जल्दी हो जाती थी, शायद किशोर उम्र के आखिर में या 20-22 साल में। तो उम्र का ये जो बड़ा फासला था, ये अपने आप में एक असमानता पैदा करता था। सही बात है। शादियां अक्सर परिवार वाले ही तय करते थे और पति का दबदबा होना आम बात थी। संत ऑगस्टीन जैसे बड़े विद्वान ने भी लिखा है कि उनके पिता उनकी मां को पीटते थे। तो कानून अपनी जगह था, पर समाज काफी हद तक पितृसत्तात्मक ही था। और बच्चों पर पिता का कितना नियंत्रण था? मरने के बाद मरने के लिए बाहर छोड़ देना, ये भी कानूनी तौर पर गलत नहीं माना जाता था। हे भगवान, ये तो बहुत कठोर है। अच्छा, पढ़ने लिखने के बारे में क्या आम लोग पढ़ लिख पाते थे? ये कहना मुश्किल है कि आम लोग कितना पढ़ लिख पाते थे। ये जगह जगह पर बहुत अलग था। जैसे पोम्पेई शहर है ना, जो ज्वालामुखी की राख में दब गया था 79 ईस्वी में। हाँ, सुना है। वहां दीवारों पर बहुत सारे विज्ञापन मिले हैं। लोगों ने ऐसी कुछ लिख रखा है, ग्राफिटी जिसे कहते हैं। उससे लगता है कि शायद वहां काफी लोग पढ़ लिख सकते थे। एक दीवार पर तो किसी ने मजाक में लिखा है, ए दीवार, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं कि तुम इतने बोरिंग लिखने वालों का बोझ सहकर भी गिरी नहीं। ये बढ़िया है ना? लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मिस्र से मिले पेपायरस देखें तो लगता है कि सरकारी या कानूनी काम के लिए पेशेवर लेखक होते थे। हाँ, ये हो सकता है कि सेना के सिपाही, अफसर या जमीनों के मैनेजर वगैरह ज्यादा पढ़े लिखे होते हों। तो कुल मिलाकर साक्षरता थी, पर शायद उतनी नहीं जितनी हम सोचते हैं, और बहुत असमान रूप से फैली हुई थी। और सांस्कृतिक रूप से क्या पूरा साम्राज्य एक जैसा था? मतलब एक ही कल्चर? अरे बिल्कुल नहीं, जबरदस्त विविधता थी। सोचिए, इतने बड़े इलाके में कितने अलग अलग तरह के लोग रहते होंगे। हर इलाके के अपने देवी देवता थे, अपनी पूजा पाठ की रीतियां थीं। भाषाएं भी अलग अलग होंगी। हाँ, प्रशासन की भाषाएं तो पश्चिम में लैटिन और पूर्व में ग्रीक थीं, लेकिन आम लोग तो अपनी भाषाएं बोलते थे। अरामी, कॉप्टिक, प्यूनिक, बर्बर, सेल्टिक, न जाने कितनी। पहनावा अलग, खान पान अलग, रहने के तरीके अलग, सामाजिक संगठन अलग। कई भाषाएं तो सिर्फ भूली जाती थी, लिखी नहीं जाती थी। जैसे अर्मेनियाई भाषा को लिखने का चलन 5वीं सदी में शुरू हुआ। हाँ, लैटिन के फैलने से कुछ पुरानी लिखित भाषाएं जैसे सेल्टिक वो धीरे धीरे खत्म भी हो गईं। तो ये एक बहुत रंगीन मिश्रण था, कोई एक जैसी संस्कृति नहीं थी। ये तो है। अब जरा अर्थव्यवस्था पर आते हैं। ये इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे था? पैसे कहाँ से आते थे? देखिए, अर्थव्यवस्था की बुनियाद कई चीजों पर थी। बंदरगाह बहुत अहम थे, खाने थीं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पत्थर की खदानें, ईंटों के भट्ठे और खासकर जैतून तेल निकालने के कारखाने। 3 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, गेहूं, शराब और जैतून तेल। इनका व्यापार और इनकी खपत बहुत बड़े पैमाने पर होती थी। और ये चीजें आती कहाँ से थीं ज्यादातर? मुख्य रूप से स्पेन, गौल, आज का फ्रांस, उत्तरी अफ्रीका और मिस्र। ये इलाके बहुत उपजाऊ थे। ये तेल और शराब जैसी चीजें एक जगह से दूसरी जगह ले कैसे जाते थे? टैंकर तो होते नहीं होंगे। नहीं, टैंकर नहीं थे। इनके लिए खास तरह के मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन होते थे, जिन्हें एम्फोरा कहते थे। एम्फोरा? हाँ, एम्फोरा। ये समझ लीजिए कि उस जमाने के कंटेनर थे। और कमाल की बात यह है कि इनके टूटे हुए टुकड़े करोड़ों की संख्या में मिले हैं। रोम के पास एक जगह है, मोंटे टेस्टिसियो। वो असल में 5 करोड़ से ज्यादा फेंके हुए एम्फोरा का पहाड़ है। 5 करोड़ सिर्फ एक जगह पर? हाँ, और पुरातत्वविद क्या करते हैं, इन टुकड़ों की मिट्टी, उनके आकार, उन पर लगी मोहरों का अध्ययन करते हैं। इससे पता चल जाता है कि ये बर्तन कहाँ बने थे और शायद इनमें क्या लाया गया था। ये एक तरह की जासूसी है। वाह, इससे व्यापार के बारे में क्या पता चलता है? कोई खास बात? हाँ, इससे व्यापार के पैटर्न कैसे बदलते थे ये पता चलता है। मिसाल के लिए एक खास तरह के स्पेनिश जैतून तेल के एम्फोरा हैं
ड्रेसल 20 टाइप के। ये 140 से 160 ईस्वी के बीच बहुत ज्यादा मिलते हैं। अच्छा। तो लगता है कि इस दौरान स्पेन के तेल उत्पादकों ने बाजार पर कब्जा कर लिया था। शायद उनकी क्वालिटी बेहतर थी या कीमत कम थी। उन्होंने इटली वालों को पीछे छोड़ दिया। ये दिखाता है कि साम्राज्य के अंदर भी कंपटीशन था। और फिर क्या हमेशा स्पेन ही आगे रहा? नहीं, बाद में तीसरी चौथी सदी में उत्तरी अफ्रीका आगे निकल गया और फिर 5वीं छठी सदी में पूर्वी भूमध्य सागर के इलाके तेल के व्यापार में हावी हो गए। तो ये पैटर्न बदलता रहता था। तो कौन से इलाके सबसे ज्यादा अमीर और खुशहाल थे? कुछ इलाके अपनी खेती और व्यापार की वजह से बहुत अमीर थे, जैसे इटली में कैंपानिया, सिसली, मिस्र का फायाम इलाका, गैलिली, ट्यूनीशिया का बाइज़ेकियम, दक्षिणी फ्रांस, दक्षिणी स्पेन। लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरा साम्राज्य ही अमीर था। मतलब जैसे अल्जीरिया में ऐसे चरवाहे समुदाय थे जो मौसम के हिसाब से अपनी झोपड़ियां लेकर घूमते रहते थे। उत्तरी स्पेन में केल्टिक किसान थे जो शायद बहुत साधारण तरीके से पहाड़ी गांवों में रहते थे। तो समृद्धि भी एक जैसी नहीं थी, उसमें भी बहुत अंतर था। तो क्या हम कह सकते हैं कि रोमन अर्थव्यवस्था काफी विकसित थी या फिर वो एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी? नहीं, पिछड़ा हुआ कहना तो बिल्कुल गलत होगा। आप देखिए, वो पानी की ताकत का इस्तेमाल करते थे, आटा पीसने के लिए वाटर मिल्स थी, स्पेन की खानों में हाइड्रोलिक माइनिंग करते थे, मतलब पानी के जोर से पहाड़ तोड़कर सोना चांदी निकालना। हाइड्रोलिक माइनिंग उस जमाने में? हाँ, और जिस पैमाने पर वो करते थे वैसा दोबारा 19वीं सदी में ही देखने को मिला। व्यापार और बैंकिंग का पूरा नेटवर्क था, सिक्कों का इस्तेमाल बहुत आम था। ये सब एक काफी जटिल और परिष्कृत अर्थव्यवस्था की निशानियां हैं। लेकिन इस पूरी अर्थव्यवस्था को चला कौन रहा था? मतलब मेहनत कौन कर रहा था? क्या सब कुछ दासों पर ही निर्भर था? दास्तां, हाँ, वो प्राचीन दुनिया की एक कड़वी सच्चाई थी और रोमन साम्राज्य में भी ये बहुत गहरे तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि जब ईसाई धर्म आया उसने भी इसे सीधे तौर पर खत्म करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये कहना शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कि पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ दासों पर ही टिकी थी। हाँ, रिपब्लिक के जमाने में इटली में शायद ऐसा था। कहते हैं ऑगस्टस के समय इटली की करीब 7.5 मिलियन आबादी में से 3 मिलियन दास थे। 3 मिलियन? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, इटली के लिए ये बहुत बड़ा था, लेकिन पूरे विशाल साम्राज्य के लिए शायद ये अनुपात सही नहीं है। ऐसा क्यों? क्या दास रखना महंगा पड़ता था? देखिए, दास एक तरह का निवेश था। मालिक का पैसा लगता था उसे खरीदने में, फिर उसे खिलाना, पिलाना, रहने की जगह देना। तो मालिक उन्हें बहुत ज्यादा खतरनाक कामों में लगाने से बचते थे, दया की वजह से नहीं, बल्कि अपने पैसे बचाने के लिए। अच्छा, आर्थिक गणना थी मतलब। और जब लड़ाइयों से नए दास मिलना कम हो गए तो मालिकों ने या तो दासों को आपस में बच्चे पैदा करने के लिए बढ़ावा दिया, जिसे दास प्रजनन कहते हैं, ओह, या फिर दूसरे सस्ते विकल्प ढूंढे, जैसे दिहाड़ी मजदूर रखना। जो बड़े सरकारी काम होते थे, जैसे सड़कें बनाना या इमारतें खड़ी करना, उनमें अक्सर आजाद मजदूरों को ही लगाया जाता था, क्योंकि दासों को साल भर पालना महंगा पड़ता था। तो फिर दासों और उन दासों का क्या होता था जिन्हें आजाद कर दिया जाता था? फ्रीडमैन, वो क्या काम करते थे? उन्हें अक्सर व्यापार संभालने जैसे कामों में लगाया जाता था, मैनेजर बना दिया जाता था। मालिकों ने कुछ पैसा देकर कहते थे कि ये लो, इससे धंधा करो, और श्रम प्रबंधन पर भी काफी सोचा जाता था। जैसे पहली सदी के एक लेखक हैं कुलुमेला, वो सलाह देते हैं कि हमेशा औजारों का फालतू स्टॉक रखो ताकि काम ना रोके, और मजदूरों से 10-10 के ग्रुप में काम करवाओ ताकि उन पर नजर रखना आसान हो। हाँ, निगरानी। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ प्लिनी द एल्डर जैसे लेखक थे जिन्होंने खेतों में जंजीरों में बंधे दास गिरोहों की निंदा भी की है। तो दोनों तरह की बातें थीं। नियंत्रण कितना सख्त होता था इन मजदूरों पर? बहुत ज्यादा। एक जिक्र मिलता है अलेक्जेंड्रिया में लोबान बनाने वाले कारखानों का। वहां मजदूरों के एप्रन पर मोहर लगा दी जाती थी, उन्हें चेहरे पर जाली पहननी पड़ती थी, और फैक्ट्री से बाहर निकलने से पहले उनके कपड़े उतरवाए जाते थे ताकि वो कुछ चुरा ना लें। हाँ, और एक कानून था 398 ईस्वी का, वो कहता था कि अगर मजदूर भागने की कोशिश करे तो उसे दागा जा सकता है। बाप रे। कर्ज के जरिए भी लोगों को बंधुआ बना लेते थे। संत ऑगस्टीन ने लिखा है कि कैसे गरीब माँ बाप अपने बच्चों को 25 साल के लिए गुलामी में बेच देते थे। ये इस सिस्टम का बहुत ही क्रूर पहलू था। लेकिन क्या सिर्फ जबरदस्ती और गुलामी ही थी? क्या वेतन पर काम करने वाले लोग नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं है। वेतन पर काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर भी बड़ी संख्या में थे, खासकर बाद के साम्राज्य में। एक सम्राट थे अनास्तेशियस। उन्होंने पूर्वी सीमा पर डारा नाम का एक शहर बनवाया। कहते हैं उन्होंने मजदूरों को अच्छी पगार देकर वो काम बहुत जल्दी पूरा करवा लिया था। अच्छा। और मिस्र से जो पेपारिस मिले हैं उनसे भी पता चलता है कि 6ठी शताब्दी तक
पूर्वी भूमध्य सागर में वेतन पर काम करने वाले मजदूर काफी आम हो गए थे। तो तस्वीर मिली जुली थी, दास्ता भी थी, जबरदस्ती भी थी, बंधुआ मजदूरी भी थी और आजाद दिहाड़ी मजदूर भी थे। अब जरा समाज की बनावट पर आते हैं, ऊंच नीच वर्ग वगैरह। शुरुआती साम्राज्य में ये कैसा था? इतिहासकार टैसिटस ने एक तरह का वर्गीकरण किया है। सबसे ऊपर सेनेटर, जिन्हें वो पैट्रिस कहते हैं, फिर इक्वाइट्स यानी घुड़सवार वर्ग, ये लोग अक्सर सेना या व्यापार से अमीर बनते थे। फिर एक सम्मानित मध्यम वर्ग था जो बड़े घरानों से जुड़ा होता था। उसके नीचे आम शहरी लोग, प्लेबेस सॉर्डिडा, जिन्हें टाइसिटस कहता है कि ये सर्कस और थिएटर के दीवाने थे। और सबसे नीचे जाहिर है दास। और बाद के साम्राज्य में, मतलब चौथी सदी के आसपास, क्या ये ढांचा बदल गया? हाँ, इसमें काफी बदलाव आए। जो सेनेटर और इक्वाइट्स थे वो लगभग मिलकर एक हो गए। एक नया एकीकृत अभिजात वर्ग बन गया। और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से आधे से ज्यादा लोग अब इटली के नहीं थे, बल्कि अफ्रीका या पूर्वी प्रांतों से थे। अच्छा, तो सत्ता सच में प्रांतों में चली गई थी? हाँ, ये लोग बहुत अमीर थे, लेकिन शायद सेना के उन बड़े अफसरों से कम ताकतवर थे जो अक्सर सामान्य घरों से आते थे। फिर मध्यम वर्ग था जो अब और बड़ा और ज्यादा विविध हो गया था। इसमें सरकारी बाबू, फौजी, अमीर व्यापारी, किसान सब आ जाते थे। और सबसे नीचे थे होमिलियोरिस, मतलब निम्न वर्ग। इसमें गांव के खेतिहर मजदूर, कारखानों और खानों में काम करने वाले लोग, मौसम के हिसाब से काम करने वाले प्रवासी मजदूर, छोटे कारीगर, दिहाड़ी पर काम करने वाले और हाँ, दास। ये जो नया अभिजात वर्ग बना, ये कितना अमीर था, कुछ अंदाजा है? 5वीं सदी के एक इतिहासकार हैं ओलिम्पियोडोरस। उन्होंने लिखा है कि रोम के कुछ सबसे बड़े अमीर घरानों की सालाना आमदनी 4000 पाउंड सोने के बराबर थी। 4000 पाउंड सोना हर साल? हाँ, या आज के हिसाब से भी सोचें तो बहुत बड़ी रकम है। पैसे की बात निकली है, तो क्या मुद्रा प्रणाली में भी कोई बड़ा बदलाव आया था? हाँ, आया था। पहले रोमन सिक्के ज्यादातर चांदी के होते थे, लेकिन साम्राज्य में चांदी की कमी होने लगी, तो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित एक नई स्थिर मुद्रा प्रणाली शुरू की। उसका मुख्य सिक्का था सॉलिडस। सॉलिडस? हाँ, सॉलिडस, करीब 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का। और ये इतना कामयाब रहा कि रोमन साम्राज्य के खत्म होने के बाद भी कई सदियों तक चलता रहा। और ये जो सरकारी कर्मचारी थे, नौकरशाही, उनकी क्या स्थिति थी? वो आमतौर पर काफी अच्छी हालत में थे। उन्हें तनख्वाह सोने में मिलती थी, जिससे वो जमीनें वगैरह खरीदते थे। हाँ, भ्रष्टाचार भी था, खासतौर पर न्याय व्यवस्था में, सेना के सामान की सप्लाई में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं था, वो इसे रोकने की कोशिश भी करती थी। अच्छा। और रोमन समाज में आलोचना की भी एक मजबूत परंपरा थी। कानून कुछ हद तक सम्राट की मनमानी पर भी रोक लगाता था। यहाँ तक कि चर्च के जो बड़े बिशप होते थे, जैसे मिलान के एम्ब्रोस, वो कभी कभी सम्राट को भी टोक देते थे अगर उन्हें लगता था कि सम्राट कुछ गलत कर रहा है। अब हम उस दौर पर आते हैं जिसे परवर्ती पुरातनता या लेट एंटीक्विटी कहते हैं, 4वीं से 7वीं शताब्दी। ये कैसा समय था? क्या ये सिर्फ पतन का, मतलब गिरावट का ही दौर था? नहीं, सिर्फ पतन कहना ठीक नहीं होगा। ये बहुत उथल-पुथल और बदलाव का दौर था। हाँ, चुनौतियां बहुत थीं, लेकिन नई चीजें भी हो रही थीं। जैसे सम्राट डायोक्लिटियन ने साम्राज्य को बचाने के लिए कई सुधार किए। जो इलाके संभालना मुश्किल था या कम जरूरी थे, उन्हें छोड़ दिया। सीमाओं को ज्यादा मजबूत किया, सेना और नागरिक प्रशासन को अलग अलग कर दिया। और कॉन्स्टेंटाइन? उनके सुधार तो शायद और भी बड़े माने जाते हैं। हाँ, कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को शाही संरक्षण दिया। हालांकि राजधर्म बाद में बना, इससे ईसाई धर्म बहुत तेजी से फैला। उन्होंने एक नई राजधानी बनाई, पूर्व में कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज का इस्तांबुल है। हाँ, कॉन्स्टेंटिनोपल। वो सोने का सॉलिडस सिक्का जारी किया, शासक वर्ग का दायरा और बढ़ाया। ये सब कोशिशें थीं साम्राज्य को एक नई दिशा देने की, उसे बचाने की। तो क्या इस दौर में आर्थिक जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया था? नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ इलाकों में तो आर्थिक विकास भी हुआ, नई मौद्रिक स्थिरता आई, शायद आबादी भी बढ़ रही थी। गांव में लोगों ने पैसा लगाया, नए तेल के प्रेस लगे, कांच के कारखाने बने, खेती की नई तकनीकें आईं, जैसे स्क्रू प्रेस या एक साथ कई पंचक्कियां चलाना। पूर्व के साथ व्यापार भी फिर से बढ़ा। अच्छा। मतलब सब कुछ बुरा ही नहीं था। नहीं। शहरों में नई शानदार इमारतें बनी। जो अमीर वर्ग था वो शायद पहले से भी ज्यादा अमीर और ताकतवर लग रहा था। और धर्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव क्या था?
वो था पारंपरिक रोमन और ग्रीक देवी देवताओं वाले बहुदेववाद से धीरे धीरे ईसाई धर्म की तरफ जाना। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये एक धीमी, जटिल और अक्सर तनाव भरी प्रक्रिया थी जो कई सदियों तक चली। और यहूदी धर्म? यहूदी धर्म भी साम्राज्य में मौजूद था और उसमें भी अपनी अलग अलग धाराएं थीं। शुरुआत में शायद अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच उतनी सख्त दीवारें नहीं थीं, लेकिन समय के साथ, खासकर चर्च के बिशपों के असर में, ये सीमाएं ज्यादा कठोर होती गई। और फिर आखिरकार साम्राज्य का पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा अलग अलग हो गया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। पश्चिम में जो केंद्रीय रोमन सत्ता थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। साम्राज्य राजनीतिक रूप से बिखर गया। गॉल, स्पेन, इटली, उत्तरी अफ्रीका जैसे जो बड़े प्रांत थे उन पर जर्मैनिक मूल के कबीलों ने कब्जा कर लिया, जैसे गॉथ, वैंडल, फ्रैंक्स, लुम्बार्ड। उन्होंने अपने अपने राज्य बना लिए। इन्हें हम पोस्ट रोमन राज्य कहते हैं। और यहीं से यूरोप में मध्य युग की शुरुआत मानी जाती है। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं। लेकिन पूर्व में साम्राज्य बना रहा। हाँ, पूर्वी हिस्सा, जिसे बाद में इतिहासकार बिजांटीन साम्राज्य कहने लगे, वो एकजुट रहा और वो अगले 1000 साल तक कायम रहा। उसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी। एक सम्राट हुए जस्टिनियन, 6ठी सदी में, 527 से 65। उन्होंने तो पुरानी शान वापस लाने की कोशिश भी की। अफ्रीका और इटली को फिर से जीता, लेकिन इन लड़ाइयों में बहुत तबाही हुई, खासकर इटली में। और फिर प्लेग भी आया था शायद। हाँ, 540 के दशक में प्लेग की भयानक महामारी फैली, जिसने साम्राज्य को बुरी तरह कमजोर कर दिया। और इस पूरी कहानी का जो अंतिम बड़ा मोड़ था वो इस्लाम का उदय था। बिल्कुल। जब पूर्वी रोमन यानी बिज़ेंटिन और ससानियन ईरानी साम्राज्य, ये दोनों बड़ी ताकतें आपस में लड़ लड़कर कमजोर हो चुकी थीं, ठीक उसी समय 7वीं शताब्दी की शुरुआत में अरब प्रायद्वीप में इस्लाम का उदय हुआ। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु 632 ईस्वी के सिर्फ 10 साल के अंदर 642 ईस्वी तक अरब सेनाओं ने पूर्वी रोमन और ससानियन साम्राज्यों के बहुत बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र, इराक, ईरान, सब। ये दुनिया के इतिहास को बदलने वाली घटना थी। तो अगर हम इस पूरी लंबी और जटिल कहानी को समेटें तो रोमन साम्राज्य ने प्रशासन, कानून, इंजीनियरिंग, संस्कृति में एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन साथ ही ये साम्राज्य अंदरूनी तनावों से, बाहरी दबावों से और गहरी सामाजिक असमानताओं से भी जूझ रहा था। पश्चिम में ये टूट गया, लेकिन पूर्व में बिज़ेंटियम के रूप में जीवित रहा और फिर उसे इस्लाम की नई ताकत का सामना करना पड़ा। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सारी चर्चा हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? हाँ, किस तरह से? जैसे कैसे एक साम्राज्य जो अपनी कानून व्यवस्था के लिए, अपनी इंजीनियरिंग के लिए इतना मशहूर था, उसी समय वो इतनी गहराई से दास्ता और इतने कठोर श्रम नियंत्रण पर टिका हुआ था। इस विरोधाभास का क्या मतलब है? क्या हम आज के समाजों में भी ऐसी कुछ चीजें देखते हैं? ये सोचने वाली बात है। या फिर ये सोचना कि रोम की जो याद है, उसकी जो विरासत है, उसने बाद के यूरोपीय और मध्य पूर्वी साम्राज्यों को अपनी पहचान बनाने में, अपना ढांचा खड़ा करने में कैसे प्रभावित किया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हमारे श्रोता आगे सोच सकते हैं।